बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो खिताब किया उसमें वाज़े अंदाज में ये कहा है कि दीवार पे लिखा जा चुका है कि इलेक्शन जल्द नहीं होंगे और ये कि मुल्क में इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत की सियासत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि मुफाहमती सियासत पर यकीन रखती है और यही फ़लसफ़ा है इस पार्टी का, और साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि अगर कोई जमात रियासती इदारों पर हमला करेगी तो फिर रद्द-ए-अमल तो फिर यही होगा। और मशवरा दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे और सियासत के दायरे इख्तियार में आए। ये उनके कायद के लिए, उनकी पार्टी के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे पहले भी हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने भी अपोजिशन जमात को मुज़ाकरात की दावत दी है और अनकंडीशनल से मुराद ये है कि वो शराइत बिल्कुल लाई जा सकती है जो पाकिस्तान के मुफाद में हो, लेकिन अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। तो सवाल यही करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस पर जो रद्द अमल दे रही है वो ये कि हम बातचीत कमज़ोर पोजीशन पर बैठने वालों के साथ करने के मूड में नहीं है और स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो हमारी जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो की जो पेशकश है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रद्द अमल देगी, इस पर हम बात करेंगे। गैस का तारुफ करा दूँ, स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है आपका डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन करेंगे। कादिर मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वेल नोन पर्सनालिटी। तमाम मेहमानों को खुश आमदेद। कादिर मंदोखेल साहब, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं कि सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो हमें मुफाहमत की सियासत है वो अरसा दराज से चलती हुई नज़र आ रही है और बड़ी अहम बात कल बिलावल भुट्टो साहब ने भी इसी कॉन्टेक्स्ट में किया है। तो अब क्या समझ रहे हैं आपके ये जो हालिया कशीदगी है, सियासी कशीदगी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलावल भुट्टो ने इंतहा पसंद करार दिया है, क्या आप लोग कुछ इसमें मुफाहमत करने जा रहे हैं? कोई जो जैसे सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से बात की उन्होंने कि यहाँ पर भी उनको अपना किरदार अदा करना होगा, तो कोई आप लोग प्रपोजल देने जा रहे हैं? मशवरा तो दे दिया आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की ये कोई नई बात नहीं है। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमारे सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने ऑफर की इनको गैर मशरूत तौर पे हुकूमत सपोर्ट करने की। वो ठुकरा दिए उन्होंने। ज्वाइंट सेशन से आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खिताब किया, भट्टी साहब भी मौजूद होंगे ज़रूर उस इजलास में, तो वहाँ भी ज़रदारी साहब ने ऑफर की उनको। और उसके बाद मेरे जैसे कारकुनों ने, दूसरे लोगों ने कई मरतबा ये मुफाहमत की और डिबेट की और टेबल टॉक की हमने बात की। दुनिया की जंगे, बरादरी की जंगे, कौमों के झगड़े, जितने भी कत्ल आपस में हो जाते हैं लेकिन आखिर में वो टेबल टॉक पर ही आते हैं। तो ये बात हम समझा समझा के तक गए, मगर पीटीआई है कि इस टेबल टॉक का मतलब ही नहीं समझते हैं। उनको अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं 28वीं 27वीं खत्म करो, 24वीं तरक्की खत्म करो, जबकि वो खुद फरीक थे, खुद हिमायती थे। और आइन बाल कर दो और खान को रिहा कर दो। तो ये ऐसी जो बचकाना उनकी मुतालबात है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि 2.5 साल, जबकि कानून बड़ा वाजिया है इंसदाद दहशतगर्दी का 1997 का, कि एक मुकदमा एक अदालत में चलेगा और एक हफ्ते के अंदर उस अदालत उसका फैसला होगा, डिस्पोजल होगा या बरी या रिहा। आज 2.5 साल हो गए खान साहब उसी मुकदमात में, उसी कानून के तहत जेल के सलाखों के पीछे, और उनकी वकला जो है ना वो टॉक शो से उनको फुर्सत नहीं है, उनकी लोग शोर शराबे से फुर्सत नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि जब ये लाहौर आए थे सुहेल अफरीदी साहब, लाहौर में क्या करने आए थे आप मुझे बता दो। भट्टी साहब असम्बली का हिस्सा है, अब मैं भी पिछली असम्बली का हिस्सा था। मैं अगर अपनी भाई या बेटे को भी असम्बली लाता था तो बाकायदा उसकी मंजूरी लेता था, बाकायदा शनाख्ती कार्ड जमा होता है। और फिर असम्बली ऐसे जगह नहीं है कि आप वहाँ पे उलटबाजी कर ले, वहाँ पे आप मीटिंग कर ले। वहाँ पे असम्बली का इजलास अगर किसी ने देखना होता है तो इजलास में गैलरी में बैठने के लिए मेहमानों को आना पड़ता है, और वो भी इजाजत लेके। उस दिन तो असम्बली का इजलास भी नहीं था, वो गलबन 2 बजे खत्म हो गया। तो आप मुझे बता दूं कि इस तरह असम्बली में आपने उलटबाजी की, आप किससे मिलने जा रहे थे और कहाँ इजलास करने जा रहा था? यानी ये पहले से प्री प्लान किया हुआ था। उनको पता था कि अगर रास्ते में हमें नहीं रास्ते में रोका गया तो वही पड़ाव डाल देंगे, वही अफरा तफरी कर लेंगे। वो पंजाब हुकूमत ने रोका नहीं। जब उनका इंतखाब था कि अगर हम लिबर्टी चौक जाएंगे या किसी और मीनार पाकिस्तान जाएंगे तो हमें अगर नहीं रोका फिर क्या होगा, हमारी रेटिंग कैसे आई होगी, सोशल मीडिया की क्लिप कैसे बनेगी। तो उन्होंने इंतखाब किए पंजाब असम्बली का,
जो कि ममनू होता है, यानी कोई गेस्ट जाए वो भी असम्बली का इजलास देखने के लिए और वो भी जाके सिर्फ इजलास देखने के लिए, तो उन्होंने इंतखाब किए है किसी तरह 20-30 लोगों का नाम देंगे और 200 लोग घुसेंगे, 500 लोग घुसेंगे और पुलिस रोकेगी और बंद असम्बली में जाने का क्या मकसद? आप मुझे बता दो, असम्बली का इजलास नहीं भी हो, अगर वह भी है तो आप असम्बली के अंदर मीटिंग नहीं कर सकते हो। आप अपनी एमपीए से उनके घर मिल सकते हो या एमपीए से जो है ना आप किसी और जगह मिल सकते हो। असम्बली इजलास के ठीक है दौरान सर, आपका पॉइंट आ गया सर। नदीम कुरैशी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी कादिर मंदोखेल साहब की। सर, नाकदीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो आवाम के बजाय अपनी जो सियासी जमात की ताकत और जो मुफाद है उसके लिए मुल्क में ये सियासी कशीदगी और इंतहा पसंदी जो है इसको फ़रोग दे रही है। हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं मुज़ाकरात की और मुफाहमत की, मगर आप लोग जो है वो स्ट्रीट पावर पर ही बिलीव कर रहे हैं। सर, क्या सोच रही है, क्या हिकमत अमली है? और ये जो करंट सिचुएशन बनी है इस वक्त, एक माहौल बनता नज़र आ रहा है मुफाहमत का, ये मुज़ाकरात पर, उस पर आपका क्या रद्द अमल है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी बड़ी सीधी सी और बड़ी सिंपल सी गुजारिश है, जिन्होंने मुज़ाकरात करने होते हैं और जो लोग नेक नीयत होते हैं वो फिर अगर मगर लेकिन वेकिन से बाहर आ जाते हैं। 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने ब्रेक किया, पाकिस्तान की आवाम को एक रास्ता दिखाया, पाकिस्तान के नौजवान को उम्मीद की किरण से आगाह किया कि मौजूदा हुक्मरान इस बात पर उनको यकीन है इस बात का कि वो तहरीके इंसाफ से सियासत के मैदान में किसी सूरत नहीं जीत सकते। उन्होंने वो तमाम हरबे जो तारीख में हमने किताबों में पढ़े थे, अब ये बार बार ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी तहरीके इंसाफ तो मुज़ाकरात की बात नहीं करती। तहरीके इंसाफ क्यों नहीं करेगी? तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान के बाहर के लोगों की जमात, क्या तहरीके इंसाफ में पाकिस्तान के अक्सरियत लोग नहीं है? क्या तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान की आवाम की पसंदीदा तरीन जमात करार नहीं दिया जा सकता? अगर कंट्रोल मीडिया से हट जाया जाए और अगर वो वोट काउंट हो जाए जो 8 फरवरी को लोगों ने कास्ट किया, तो तहरीके इंसाफ बिला शक व शुबा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। और किसी भी हकीकत को आप एक हद तक, एक खास वक्त तक नजरअंदाज कर सकते हैं, उसके बाद वो हकीकत अपनी जगह बना लेती है। मुख्तसरन हुकूमत आज चाहे, हुक्मरान आज चाहे तो नेक नियति से कानून और आइन के मुताबिक हमें हमारा हक देकर इन मुज़ाकरात को या इन मुज़ाकराती अमल को जब शुरू हो सकता है, ये होगा, उसको कामयाब कर सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत की नीयत वही है जो इन्होंने रवैया पाकिस्तान की आवाम के साथ रखा हुआ है, मतलब ये वो लोग हैं जो 2020 से लेकर 22 तक महंगाई के नाम पे लॉन्ग मार्च करते थे। आप आज देखिए हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है, आप देखिए हमारा काश्तकार कहाँ है, हमारा ट्रेडर कहाँ है, आम आदमी की जिंदगी में किस कदर तकलीफ है, कोई शख्स इसको एड्रेस नहीं कर रहा। अच्छा, ये हमें कहते हैं कि जी हम एजिटेशन की। सर, तो आपके भी जितने मुतालबात हैं उसमें भी आवाम के लिए कुछ नहीं है? क्यों? हमारा सबसे पहला जो मुतालबा है रूल ऑफ लॉ, कानून की अमलदारी, ये अगर हो जाए तो इसका फायदा पाकिस्तान के वो 20-25 लाख अशराफिया के लोगों के बजाय कॉमन पाकिस्तानी को होगा। मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पार्ट ऑफ असेंबली हूँ, मैं कैसे अवाम के हुकूक के अलावा कोई और बात कर सकता हूँ? हमने कौन सी इनसे इमरान खान साहब के लिए कोई प्रिविलेज मांगी है, कोई बनी गाला की रिहाइश मांगी है, उनके लिए कौन सा एनआरओ मांगा है, कोई बैरून मुल्क जाने के लिए इमरान खान ने मुतालबा कर रहे हैं? जो शख्स 150 से ज्यादा मुकदमात पे हो और अपनी गिरफ्तारी से पहले हर रोज 8, 10, 12, 15 मुकदमात में अदालतों के सामने पेश होता हो, जो शख्स हमेशा मुल्क में इंसाफ सबके लिए की बात। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा तो बानी पीटीआई की जेल से रिहाई है ना। चले, मैं आपकी इजाज़त से मैं ज़रा गेस्ट को मैं ले लूँ। हमारे साथ जुल्फ़िकार साहब भी हैं। जुल्फ़िकार साहब, ये जो बातें उन्होंने की, एक तो ये आप लोग पर इल्ज़ाम लगाया है नदीम साहब ने कि हुकूमत की नेक नियति नहीं है कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है, आप लोग अगर मगर लेकिन पर ही अटके हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या है अमली सियासत में आप लोगों को चैलेंज, और ये मुज़ाकरात के लिए क्या वाकई आप लोगों की नेक नियति नहीं है? पहले मैं ज़रा थोड़ा सा जिक्र जो है वो शहीद बेनज़ीर भुट्टो का कर लूँ जी। देखें, आप उस दिन को देखें जब मोहतरमा को शहीद किया गया, और इस दिन एक जमात ने और उसके चेयरमैन ने आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, और उससे बड़ा कोई सानिया था उस जमात के लिए या उस जमात के वर्कर्स के लिए या उसकी एक नाइंसाफ़ी, एक जुल्म, एक दहशतगर्दी में मोहतरमा का शहीद होना। आप देखें, इनकी आप सारी हिस्ट्री लें,
देखें, एक इमरान खान साहब एक केस में गिरफ्तार होते हैं, तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इन्होंने जनाब वहाँ पे जो सरकारी अमलाक को जलाना शुरू कर दिया, 9 मई जैसे वाक़यात किए, और इन्होंने क्या काम नहीं किया, वो इदारों पे हमले किए। ये आप जहाँ बैठे हैं, आपके पीटीपी पे हमला नहीं हुआ, आप जहाँ ये सामने असम्बली है इसकी दीवारें तोड़ी जा रही थी। देखिए, ये मसला नहीं है, मसला ये मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये आज जो नदीम साहब या ये लोग, एक वक्त में अल्ताफ़ हुसैन कहता था कराची बंद कर दो, कराची बंद हो जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंतहा पसंदी, वो सारी चीज़ें, वो हुकूमत ब्लैकमेल होती थी, मुज़ाकरात करती थी, सारी चीज़ें चलती थी। उसके बाद आज कल आपने सुना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जी, तो उसके बाद क्या हुआ अल्ताफ़ हुसैन का। मैं इन भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा इमरान खान को अल्ताफ़ हुसैन ना बनाओ, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है। आपका सोशल मीडिया पे जो आप गाली गलौज करते हैं, जो आपने इंतशार फैलाया हुआ है, आप किसी चीज़ को आप कहते हैं मुज़ाकरात की बात नहीं, मुज़ाकरात देखें, स्पीकर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त इनको ऑफर की थी, उस वक्त तो ये हुकूमत में थे, तो वो ये कह, इनके प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे हम कोई चोरों के साथ क्यों हाथ मिलाएं। जब वो वज़ीर आज़म बने थे फिर ऑफर की। हमने कितनी दफ़ा इनके मिसाके मईशत की बात की, मिसाके जमहूरियत की बात की, फिर ये कहते हैं आपके पास अख्तियार नहीं है। भाई बाबा, हमारे पास अख्तियार नहीं है तो फिर आपके ये तो उस वक्त खुद कहते थे कि ये तो हमारा कुर्म भी एजेंसियाँ पूरी करती हैं। तो देखें, मैं समझता हूँ कि यहाँ अब जैसे अफरीदी साहब की बात कर रहे हैं, तो ये इनकी आप कह रहे हैं स्टेट पावर, इनकी कोई स्टेट पावर अब नहीं रही। नो स्टेट पावर इन पंजाब। मैं तो पंजाब की कम से कम बात करूँ तो मुझे नहीं पता वहाँ पे कराची में भी यही हाल है, सिंध में भी यही हाल है, बलूचिस्तान में भी है, KP में इनकी हुकूमत है, वहाँ सरकारी एहलकार आ जाते हैं, वहाँ सरकारी वसाइल से ये अपनी गैदरिंग कर लेते हैं। इनकी कोई स्टेट पावर नहीं। आप मुझे बताएं 26 नवंबर के बाद ये कितनी दफ़ा इन्होंने ऐलान किया जी हम एहतजाज कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या किया? देखिए, ये एक सिर्फ ये जो इल्ज़ाम लगाया नदीम साहब ने कि अगर मगर लेकिन, और ये अगर मगर यही करते हैं। मेरी बात सुने, इनके पास जो ये बाहर बैठे हैं, हाँ, इनके पास कोई अख्तियार है? ये मुझे पहले बता दें। ठीक हो गया। ये अंदर से आते हैं, कोई बात करता है, कोई बात करता है, बहन कोई बात करता है, भाई कोई बात करता है, वकील कोई बात करता है, चेयरमैन और कोई बात करता है, चेयरमैन कोई है। इधर ये मेरी आप बात सुने, इधर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी अपना उन्होंने लीडर ऑफ द जो अपोजिशन बनाया है, जिनको ये कहते थे चादर ऐसे लेते हैं, चादरों से लेते हैं। अच्छा, ज़ई साहब की मैं बात कर रहा हूँ। उधर वो एक बात कर, पहले ये सारे मीडिया पे कह रहे थे उनको अख्तियार है, उन्होंने बात की तो उसके बाद थोड़ी देर बाद अलीमा खान ने क्या बात की? हो गया। ये मैं खुदारा मैं इनको कहता हूँ में तजाद इतना ना करेंगे। ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब की इस कोशिश को बड़ा ही अप्रिशिएट किया जाए तो कम होगा। मतलब उन्होंने इस तमाम जो सियासी कशीदगी है उसको ख़त्म करने के लिए एक तरह से अलार्मिंग सिचुएशन को PTI के सामने रखा भी है कि जी इंतहा पसंदी जो है वो अच्छी नहीं है, आप रियासती इदारों पर भी हमले कर रहे हैं, रद्दमल जो आ रहा है उसके भी वजह आप ही लोग हैं। दूसरा ये कि सबसे अहम चीज़ ये है कि आप लोग जो उनको मशवरा दे रहे हैं या ऑफ़र दे रहे हैं मुफाहमत की, आपको लग रहा है कि ये ऊँट किसी करवट बैठेगा? अभी बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कुछ दिन पहले की बात है, अपोजिशन जमात का एक कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा हुई थी, उसमें जो है महमूद अचकज़ई साहब ने कहा जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और बानी PTI ने इसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आके कह दिया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इतनी कन्फ्यूजन उनकी अपनी पार्टी के अंदर है, तो ये आसिफ अली जरदारी साहब को जो कह रहे हैं किरदार अदा करना, को बेचारे किसके साथ किरदार अदा करेंगे? देखिए, हमारा काम है एज ए 58 साल की हमारी सियासी तारीख है, जमहूरी तारीख है कि हमने झूठे मुकदमे में फांसी भी चढ़े, हमने शहादतें भी लिए, 80,000 कोड़ी भी हमने खाया, जेली भी देखे, हमने ये सारी चीज़ें देखी है। इसी वजह से हम मशवरा देते हैं कि दुनिया में कई भी जंगे हो, कौमों के बरादरियों के बीच में भले 100 कत्ल हो एक दूसरे का, मगर उसके बाद उसका आखिर अल्टीमेट टॉक ही होता है, जैसे हमारे यहाँ जरगा सिस्टम कहते हैं उसको। तो PTI ये चीज़ समझने से कासिर है। आज उन्होंने
जो कहते हैं 25 करोड़ लोग हमारे साथ है। पंजाब में अब देख रहे हैं कि जब सोहेल अफरीदी साहब आए तो कितने लोग साथ थे और कितने लोग 12 करोड़ पंजाब से निकले। और फिर उसके बाद सिंध की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की खुद 12 साल में जहां खैबर पख्तूनख्वा में ये टीटीपी को बता देके अपनी हुकूमत कायम की हुई है, वहाँ के लोगों का हाल ये है कि इलाज के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए वो सिंध का रुख करते हैं, कराची का रुख करते हैं। तो ये तो हाल है। और फिर खुद उन्होंने 12 साल की हुकूमत में जब अभी पिछले दिनों में जलसा किए तो 25 लोगों को शोकाज दिए गए कि आप आवाम को नहीं निकाल सके। ठीक है नदीम साहब, सर अब आप लोगों को तो पेशकश की गई है मुज़ाकरात की। आज नैयर बुखारी साहब जो हैं उन्होंने भी पीपल्स पार्टी के उन्होंने भी कहा, और ये भी उन्होंने दोबारा कहा कि वज़ीर आज़म ने भी मुज़ाकरात की आप लोगों को पेशकश की है। लेकिन सोहेल आफरीदी साहब तो कह रहे हैं कि जी मैं तो स्ट्रीट पावर दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। अब आज जो आपको भी पता होगा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ने भी ऐलान किया है कि जो केपी के सीएम आए थे और जो असम्बली में जो उस दौरान जो वाक़या पेश आया था उसकी जो उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों को भेजी जा रही है ताकि असल मामले की आज़ादाना तहकीकात की जा सके। उन्होंने एक और बात ये भी की कि जब केपी सीएम जो है वो आए असम्बली में और जिस तरह से रवैया उन्होंने रखा और जो उनके साथ लोग थे, जिस तरह की ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, तो जब वो मुक़द्दस जगहों का एहतराम नहीं करते तो असम्बली का एहतराम क्या करेंगे। आप लोगों की जानिब से भी रिएक्शन यही आ रहा है। सर सवाल यहाँ ये है कि ये तमाम चीज़ें कब तक चलेंगी? मतलब आप लोगों का की हुकूमत है केपी में, उधर गवर्नर्स के मामलात को छोड़कर जो है वो पंजाब में आके इस तरह के मामलात करना, मतलब कोई समझ नहीं आ रहा कि आप लोग करने क्या जा रहे हैं। अगर आप लोग स्ट्रीट पावर दिखाना चाह रहे हैं तो इस तरह से स्ट्रीट पावर तो नहीं आप लोग की शो हो रही है। देखें शादिया, पहली गुजारिश तो ये है, मैं स्पीकर मलिक अहमद खान साहब का ज़ाती तौर पे बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन जब ये लोग हक़ाइक़ को मस्क करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। इमारतें, ईंटों और गारे से बनी हुई इमारतें कभी मुकद्दस नहीं होती, उनमें होने वाले अमल और एक्ट होते हैं एहतराम के काबिल। मुकद्दस इंसान होते हैं, इज्जत इंसानों को दी जाती है। वज़ीर आला केपी अगर पंजाब तशरीफ लाए थे तो वो हमारे मेहमान थे। पंजाब की जो पग है ना, वो कभी भी उन लोगों के सरों पर नहीं होती जो दिलों के छोटे हों, जो अंदर से बुग़्ज़ रखते हों। पंजाब असम्बली में केपी के जो हमारे मेहमान आए वो वज़रा थे, वो एमपीए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स का उनको इस तरह से रोकना, उन पर इस तरह मुतशद्दिद होकर हमलावर होना, उनके साथ इस तरह से एजिटेट करना, ये मुनासिब नहीं था। उनको जुलूस नहीं आया। मैं खुद मौजूद था मौके पर, मैं खुद भी उस असम्बली के उस सेशन में मौजूद था। हमारे एमपीए थे और को 25 से 30 मेहमान उनके साथ थे। हमने जो लिस्ट फराहम की उसी लिस्ट के मुताबिक लोग अंदर आए। तो मुझे खुद बड़ी तकलीफ है कि ये जो मीडिया ने जो चीजें दिखाई, असल में ये गवर्नमेंट के पास अब पब्लिक वेलफेयर का काम कोई नहीं है। वो इस तरह के वाकयात को प्रमोट करके, प्रोपगेट करके दिखाना चाहते हैं। सर असम्बली में जाने का एक तरीकाकार होता है ना, इजाजतनामा होता है, शनाख्ती कार्ड होता है, मना किसी को नहीं है। लेकिन अगर लिस्ट में नाम नहीं है और इजाजतनामे नहीं है तो ऐसे तो असम्बली में नहीं जाने दिया जाएगा। सर अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लें। आप चूंकि मौके पर मौजूद नहीं थी, मेरी वो असम्बली है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8-9 साल से उसका पार्ट हूँ। अच्छा, ये असम्बली के अंदर दाखिल होने के बाद जो बिल्डिंग है, प्रीमिसेस के बाद जो जहां पर हमारी पार्लियामानी मीटिंग थी, हमने कोई असम्बली में उनको दाखिल नहीं किया, असम्बली के हाल में दाखिल नहीं किया। अपोजिशन गैलरी में वो इन्वाइटेड थे और अपोजिशन गैलरी का रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है। यही तो मकसद है इनका, यही तो इनका प्रोपेगेंडा है कि लोगों को प्रोवोक किया जाए, लोगों को बदगुमान किया जाए, लोगों को उकसाया जाए, लोगों में एक ऐसा तासुर दिया जाए कि जी तहरीक इंसाफ कोई मुतशद्दिद लोग हैं। मैं जरा कादिर मंदोखेल साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूँ। सर आपने गुफ्तगू तो सुनी, अब यहाँ मसला यही हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि आप लोग तो मशवरे दे रहे हैं और ऑफर भी कर रहे हैं कि जाए, मुज़ाकरात की पेशकश भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया हमें नजर आ रहा है खासतौर पर सोहेल आफरीदी साहब का, बल्कि मैं तो एक कमेंट ऐड करना चाहूँगी कि उनसे किसी सहाफ़ी ने पूछा कि भाई आप जो है यहाँ पर लाहौर में जो डेवलपमेंट है उसको किस तरह देख रहे हैं, आप कितने मुतमईन हुए हैं, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे। शहर जगमगा रहा है, सड़कें बेहतरीन बनी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि रोड बनने से ना कौमें नहीं बनती, ये मेरा लीडर कहता है। तो मुझे वो ख्याल आया कादिर मंदोखेल साहब के इनका लीडर तो शायद ये कहता है कि हर किसी के साथ जो है बस आप चोर डाकू मैं नहीं छोड़ूंगा, और एब्यूसेस अल्फाज और स्लैंग लैंग्वेज या गालम गलूज जो जिस तरह से इनकी पार्टी का एक वतीरा हमें नज़र आ रहा है, और फ़ौज पर हमले। अभी इन्होंने कहा कि जो मुक़द्दस जगह हैं, मेरे भाई ने नदीम साहब ने, वो तो मट्टी गारा होता है, असल मुक़द्दस तो लोग होते हैं।
या शोहदा की यादगारों को अगर आप इस तरह से उनकी बेहुरमती करें तो वो भी मट्टी और गारा ही है, लेकिन वहाँ उसकी एसोसिएशन ही अलग है ना। हमारी एक एफिलेशन है, हमारी एक उनसे उनसियत है, उनकी कुर्बानियाँ हैं हमारे अफवाज पाकिस्तान की। अब इन तमाम चीज़ों को देखकर भी आप लोग कहेंगे दोबारा कि आए जी हम मुज़ाकरात आपसे करना चाहते हैं, मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल पैरा हो, फिर ऑफर करेंगे आप लोग इनको? देखिए, सियासी लोगों के बीच में पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अब आपको मैं पंजाब असम्बली का मिसाल यूँ देता हूँ। मैं कराची में रहता हूँ, साबिक एमएनए हूँ, असम्बली का मेंबर नहीं हूँ सूबाई का। मैं सूबाई असम्बली नहीं जा सकता हूँ बगैर इजाजत की। जब तक कोई एमपीए मेरा नाम आगे ना भेजे तब तक मैं अपनी शहर में अपनी हुकूमत की असम्बली में नहीं जा सकता हूँ। और मैं अगर जाऊं तब भी जाके मैं विजिटर्स गैलरी में बैठूंगा असम्बली की कार्रवाई देखने के लिए। अब अगर असम्बली का इजलास मुलतवी हो जाता है तो मुझे तो गेट से दाखिल नहीं होने देगा। भाई आप किधर जा रहे हो? मेरे पास पास भी होगा, इख्तियार भी होगा, हुकूमत का मैं सब भी हूँ, तो उसके बावजूद मैं जिस गेट पे रोका जाएगा कि भाई असम्बली का इजलास नहीं है, आप तो विजिटर्स आए या असम्बली का इजलास देखने के लिए, तो मुझे नहीं दाखिल होगी। वो कुरैशी साहब, अल्लाह के बंदे, 8-9 साल बता रहे मैं असम्बली का हिस्सा रहा हूं, तो आप दूसरे लोगों को यानी यूट्यूबर्स को या जो जो लोग शामिल थे, आप असम्बली के इजलास मुलतवी होने के बावजूद वहां पे क्या दिखाने आए थे? क्योंकि आपने पहले सोच कर रखा था कि यही स्पॉट है जिससे पुलिस से तसादम हो सकती है, कि नन असम्बली का डेकोरम का ख्याल रखा जाएगा, वहाँ की सिक्योरिटी है, वहाँ के जो सार्जेंट है जो है उसको वो देखेंगे, गैर मुतल्लिका अफराद को नहीं दाखिल होने देंगे, एमपीए को भी नहीं दाखिल होने देंगे जब तक असम्बली का इजलास नहीं हो। तो सवाल ये कि ये सारे अगर कानून कायदा आपको पता है तो उसके बावजूद आप ये सोच के आए थे कि जीटी रोड पे अगर न रोका गया तो हमारा सारा जो स्कीम फ्लॉप हो जाएगा। अगर जाके राजा जो भी चौक है आपका लाहौर का, वहां अगर न रोका गया सारा प्लान हमारा चौकट हो जाएगा। यानी फिर एक ही जगह रह गया कि असम्बली का इजलास नहीं भी हो, हम असम्बली के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, वो हम थे पुलिस वाले हमसे जो कि बदतमीजी करेंगे या हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमारी खबर बन जाएगी। इसके अलावा तो कोई प्लान नहीं था। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आप कराची आए जरूर आपको अजरक और सिंधी टोपी आपको पहना जाएगा, मगर असम्बली के अंदर घुसने की कोशिश की तो आपको नहीं दाखिल होने के। मैं एडवांस पे आपको बता दूं, असम्बली का इजलास हो, अगर कोई मेहमान आना चाहे असम्बली की कार्रवाई देखने के लिए जरूर उसको मौका मिलेगा, मगर अगर असम्बली का इजलास न भी हो और आप असम्बली के अंदर दो लोगों की इजाजत लेके 200 घुसेंगे, आपको नहीं दाखिल होने देगा। ये आप सोच के आइए। आप आइए, कराची की सारी सड़कों घूम ले, सक्कर लड़कानों घूम ले, आपको हर जगह आजादी होगी, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। मगर चूंकि आपका सबका रिकॉर्ड ही खराब है, आपका सबका रिकॉर्ड ही तशद्दुद से भरा हुआ है, हंगामों से भरा हुआ है, पेट्रोल बमों से भरा हुआ है, शोधा की यादगारों को जला के राख करने से भरा हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इमारतें हैं उसको जलाने का आपका तजर्बा है, आपका तारीख है। सर पॉइंट आ गया सर, पाकिस्तान का ऐलान किए रेडियो पेशावर, उसको आपने राख कर दिए। ऐसी चीजों में आपको इजाजत तो नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ठीक बात है। जुल्फिकार साहब, आप फाइनली शॉर्ट हमें आंसर दीजिएगा सर कि अब ये जो असेंबली में, पंजाब असेंबली में जो पेश आया वाकया, अब उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो भेज दी गई है, तो अगर जो आज़ादाना तहकीकात आएगी सामने, उसके बाद आप लोग पाकिस्तान ये जो KP CM है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल रूल के तहत अंदर गए थे, जबकि बार बार ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि वहाँ पे बाकायदा जो है एक क्रिएट किया गया ड्रामा और तसादुम हुआ सहाफ़ियों के साथ, कुछ यूट्यूबर्स भी थे, कुछ और लोग भी थे। तो क्या कार्रवाई करेंगे अगर साबित हो जाता है तो? देखें, मैं आपको वो तो स्पीकर पंजाब असम्बली जो हैं उस पर उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मैं ज़रा और जो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो उस पर वो अथराइज हैं, वो एक्शन लेंगे। मैं एक थोड़ी सी अर्ज़ करूँ, मेरे भाई कह रहे थे, हाँ वो कह रहे हैं कि मैं असम्बली का मेंबर हूँ और बड़ी अच्छी बात है। उन्हें ये बताएं, पूछें कि जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है, पार्लिमानी पार्टी जो पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी, क्या जो ये इनके जो मिनिस्टर हैं या इनका जो CM है वो उसका मेंबर था? वो पार्लिमानी पार्टी के कौन से इजलास में वहाँ तशरीफ़ ले गए? नंबर 2, जैसा कि मंदोखेल साहब ने कहा है कि उसके रूल रेगुलेशन होते हैं कि ये कोई जलसा गाह है, अगर जलसा गाह करनी तो आप किसी जगह पे जलसा गाह में जाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि देखें, मैं आपको बताऊँ, ये इनकी कोई स्टेट पावर तो थी नहीं, इसलिए इन्होंने एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया और वो एक किस्म का एक मीडिया पे एक खबर चलाने के लिए। और फिर मैं अगली बात करूं, देखें वहाँ का इनके जो मिनिस्टर हैं,
एक सहाफ़ी ने सवाल किया उन पे मंशियात का या जो भी सवाल किया, उसके बाद आपने उनके अल्फाज सुने हैं। बिल्कुल। हाँ जी, इनको शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म की गलीज़, घटिया और इस किस्म की गुफ्तगू, और वो भी वज़ीर तालीम, जिस KPK का वज़ीर तालीम इतना सिविलाइज्ड और मुअज़्ज़ज़ है, या उसकी इसीलिए तो ज़ुबान सर मैंने ऐसी कहा है, था कि तो जिनके वो तो मुझे इनके ये लीडर कहते हैं कि कौमें इस मुझे तरह ये नहीं बनती, बताएं कि कौमें इसी ये तरह बनती लोग, है जो इन्होंने पूरी ज़बान कौम ये को, लोग इस्तेमाल कर ये रहे इन्होंने थे। पूरी यूथ को, इन्होंने पूरे गालम ठीक है गलोच सर, काम आपका कर। भी पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। यकीनन ये बड़ा ही एक अहम जो इशू है इस वक्त, और जमहूरियत की बका के लिए यकीनन जो सियासी हल है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर सोचना चाहिए। सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दूसरे टॉपिक पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात करेंगे भारत में 2025 के दौरान एविएशन बहरान है। उसमें एयरलाइन हादसा जितने हुए हैं वो अब वहीं तक महदूद नहीं रहा है, बल्कि जो वहाँ की तरक्की है, भारतीय तरक्की, उसके दावों पर जो है बड़े संजीदा किस्म के सवालात उठ चुके हैं। और पिछले 5 सालों में भारत में 53 फ़ज़ाई हादसा पेश आए हैं, जिनमें से 320 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। इसी हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने भी रिपोर्ट दी है, जिसमें बेशुमार तैयारा हादसा भारतीय एयरलाइंस की एविएशन सलाहियतों पर सवालिया निशान बन चुका है, और फ़ज़ाई हादसा की शरह में 14% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें बोइंग तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और निजी जेट्स भी शामिल थे। अब सवाल यहाँ यही बनता है कि मोदी सरकार, जो कि एक तरह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी के पॉलिसियों में बिल्कुल दब चुकी है, ऐसे में वो जो अब तरक्की के दावे करते हैं, और वो दावे जो हैं तरक्की के खोखले और बेबुनियाद हो चुके हैं, और अब सारा इसी पे डिपेंड करके वो बैठ चुके हैं। बाकी जितनी चीज़ें हैं उस पर वो एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं IR एक्सपर्ट डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने। दोनों मेहमानों को वेलकम कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी मतलब ये एक रिपोर्ट जो है इस हवाले से बड़ी अहम भी है। अब ये जो हकीकत हमें नज़र आ रही है कि भारत में जो मुसलसल फ़ज़ाई हादसात हैं, उसने आलमी सतह पर भारतीय एविएशन की साख को बड़ा शदीद नुकसान पहुँचाया है, और बड़ी मतलब एक साल में 53 हादसात होना एक बड़ी बात है। इस पे जिस तरह से रिपोर्ट्स में एक आलमी इदारा है फाइनेंशियल टाइम्स, उसने जो रिपोर्ट शाये की है, उसके सिग्निफिकेंस आप क्या देख रहे हैं? जी, जाहिर है बहुत सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है, और ये आलमी इदारे ने रिपोर्ट शाये की है, काफी तहकीक के बाद उन्होंने शाये की है, बहुत सारी तफसील उन्होंने मुरतब की है, इकट्ठी की है, और ये ज़ाहिर जितनी भी तफसील उन्होंने बताई है, जो आपने भी अपनी रिपोर्ट में जिनको शेयर किया, ये कोई झूठ पे मबनी नहीं है, सच है, हकीकत है। इंडिया जोग्राफी लिहाज से एक बड़ा मुल्क है, वहाँ पर बहुत तादाद में लोग मुल्क से, कोने से, एक इलाके से दूसरे इलाके पर जाने के लिए हवाई जहाज का सफर करते हैं, और दुनिया का आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान सबसे बड़ा मुल्क है। तो इतनी बड़ी आबादी के मुल्क में जब फजाई हादसे इस तरीके से होंगे, और उनकी जो एविएशन इंडस्ट्री है वो सीरियस अंडर क्वेश्चन आएगी, तो दुनिया सवाल तो उठाएगी। इंडिया में फजाई सफर जो है वो गैर महफूज समझा जाने लगा है, और जहाँ पर हिंदुस्तान के लिए और बहुत सारे महाजों पे और बहुत सारे एरियाज में हमें सुबकी देखने को मिलती है, तनजरी देखने को मिलती है, एम्बेरसमेंट देखने को मिलती है, उसी लिहाज से, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को देखें, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और उसमें 53 हादसे एक साल में या गुज़श्ता चंद सालों में, और उसमें 300 से ज्यादा लोगों का अपनी जानें खो देना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इसके लिए इनकी सीरियस सिग्निफिकेंस इसके लिए होगी, क्योंकि ज़ाहिर लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने से भी घबराएंगे, उनकी ट्रैफिक अंडर क्वेश्चन आएगी, उनके और बहुत सारे जो इससे रिलेटेड लोग हैं, मे भी कुछ लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़े, इकोनॉमिक इफेक्ट पर सीरियस होंगे, लोगों में ज़ाहिर है बहुत सारी डीमोटिवेशन होगी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में हजारों लोग काम करते हैं, और उन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग उनकी जॉब्स अंडर थ्रेट आएंगी, लोग हवाई जहाज़ों में सफर करने से कतराएंगे, तो डेफिनेटली उससे सवालिया निशान उठेंगे कि छोटा मुल्क तो नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ी सीरियस रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे नहीं है, इसमें टेक्निकल इश्यूज का जिक्र किया गया है, नॉन प्रोफेशनलिज्म का जिक्र किया गया है, लेड बैक अप्रोच का जिक्र किया गया है, और जो बेसिक सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं, जो कि डेफिनेटली जब एयर इंडस्ट्री में, हवाई जहाज की जो इंडस्ट्री है,
जो फजाई सफर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं। उन पे इनका कुछ अर्सा पहले गुजरात में एक जहाज गिरा, तो बाद में जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें हाईलाइट किया गया कि जी पायलट की सीरियस उसमें नेग्लिजेंस थी, मेंटेनेंस स्टैंडर्ड रूल नहीं थे। तो ये रिपोर्ट उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत सीरियस है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस होंगे, आगे चल के हम देखेंगे भी। बिल्कुल और ठीक। ये कोई एक दिन की बात नहीं है, उन्होंने गुज़श्ता चंद सालों की रिपोर्ट मुरतब की है। इसका मतलब है कि उनको जो भी चीजें हाईलाइट की गई, हर हादसे के बाद कुछ तहकीकात होती हैं, तहकीकात की रोशनी में कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। उन्होंने तहकीकाती कमेटियों की रिकमेंडेशन पे, ऑब्जर्वेशन पे ठीक। काम नहीं धरे, ठीक। उसके बाद मैयर्स नहीं लिए, तो इन चीजों में हादसा में बतदरीज इजाफा होता चला गया, जो कि एक माइंड सेट को जाहिर करता है, जो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर है। ठीक है रिजवान साहब, अब ये जो फाइनेंशियल टाइम्स है ये एक बड़ा ही मोतबर आलमी जरीदा है और वहाँ पर इस तरह की रिपोर्ट आनी और ये कहना कि भारतीय रियासत कवानीन पर अमल दरामद की सलाहियत खो चुका है, ये जो सो कॉल्ड भारत की उभरती हुई ताकत का जो क्लेम किया जा रहा है उसके मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है? जी बहुत शुक्रिया शाजिया। देखें डेफिनेटली वही भारत जो कह रहा है कि मैं दुनिया का एक बहुत बड़ी आलमी ताकत बनने जा रहा हूँ, तो लिहाजा उसके मुंह पे तो ये सीधा तमाचा ही है कि फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट है। ब्रिगेडियर साहब ने कुछ चीज़ों पे बिल्कुल रोशनी डाली, कुछ चीज़ें मैं भी अर्ज करता चलूँ। देखिए एयरलाइंस जो है ना, इट्स नॉट अ स्मॉल बिजनेस, इट्स अ वेरी बिग बिजनेस। अब एयरलाइंस के ऊपर इस तरह का सवाल उठाना, और वो भी एयरलाइंस जिसमें इंडिया खास तौर पे इंडिया ये क्लेम करता है कि उनकी एयरलाइंस बड़ा रैपिडली एक्सपैंड कर रही हैं, तो मैं ये चाहूंगा ये चीज भी समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ फ्लीट साइज बड़ा होने से एक एयरलाइंस की सक्सेस नहीं होती। उसमें रेगुलेटरी जो ओवरसाइट है उसकी कैपेसिटी भी आपको इंक्रीज करनी चाहिए। पायलट और इंजीनियर्स जो चला रहे होते हैं एयरलाइंस को, उनकी ट्रेनिंग जो है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बेहतर ट्रेनिंग है जिसकी वजह से ये हादसा का जिनका आप जिक्र करती अभी अपने इंट्रो में कहा है, ये उस चीज की तरफ इशारा करती है कि उनके एक तो ना तो ट्रेनिंग अच्छी है, ना इंजीनियर्स वो प्रॉपरली वो ट्रेन आउट हो रहे हैं। दूसरी बात सेफ्टी ऑडिट्स का ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनली जब आप एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेफ्टी, अब वो सेफ्टी नहीं है तो मेरा ख्याल है कि एयरलाइंस के ऊपर जो रिपोर्ट आई है शायद बहुत सारी चीजें अभी उसमें और भी मेंशन की जा सकती थी। देखें जो स्टैंडर्ड्स है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मैं एक अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, ये शायद मुनासिब ना हो। कुछ लोग इंटरनेशनल जो ट्रैवल करते थे कहते हैं हम भारतीय जहाजों में इसलिए सफर नहीं करते, बदबू बहुत आती है। अब ये देखें यानी कि हाइजीन के भी वहां पे नहीं है इस तरह के इंतजामात कि जो बेहतर हो सके। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसकी जो करप्शन है, जारी बात है इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया तमाम चीजों को। मैं समझता हूँ कि मोदी ने अपने लोगों को हर जगह ये जो खास तौर पे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें उन लोगों को बिठाया जाता है जिन लोगों को ना तो प्लेन्स की प्रोक्योरमेंट का पता है लेकिन प्रोक्योरमेंट के डिसीजन वही लेते हैं। और उसके अलावा आप देखें एयरक्राफ्ट जो कहते हैं लेना है वो लीजिंग पे ले लेते हैं, यानी कि उसे हम कहते हैं किराए पे ले लेना। जो इनके एयरपोर्ट के ऑपरेशंस हैं वो भी अगर आप देखें, एयरपोर्ट के ऑपरेशंस के अंदर जो वहां के अनट्रेन्ड पीपल हैं वो हैंडल करते हैं जहाजों को लैंडिंग में और टेकिंग ऑफ। उसके अलावा बहुत सारे ब्रिगेड साहब जिक्र किया जॉब के मामला उसमें खराब होंगे, परफॉर्मेंस का उनके ऊपर प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कुछ रिपोर्ट्स में जो मैं पहले भी पढ़ चुका हूं कि भारतीय जो क्रू है उनकी नींद पूरी नहीं होती, यानी कि ओवर टाइम करवाया जाता है। जो इस तरह की इरेगुलरिटीज होंगी तो मैं समझता हूं कि जहाज ही तो गिरेंगे फिर। और ये सबसे बड़ा बॉम्ब तो इंडिया के ऊपर गिरा है कि जो फाइनेंशियल टाइम्स ने इतनी बड़ी रिपोर्ट शाया की है इंडिया के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि इंडिया जो बहुत बड़े बड़े दावे करता है उसे इस चीज से देखना चाहिए कि जो लोगों को फैसिलिटीज देनी होती है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होगी, वहां पे बसें ट्रेनें यही ठीक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले इन चीजों को देखें, बाद में को बड़े हाई क्लेम्स करें, ताकि वो सीइंग इज बिलीविंग की एक कहावत कही जाती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत ने कितना काम किया इन चीजों के ऊपर। लेकिन बाबर साहब, भारत ने सिर्फ काम तो एक ही चीज पर किया है, खित्ते में बदअमनी फैलाना, अपने मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ जो है वो पुरतशद्दुद हालात पैदा करना, उधर मकबूजा कश्मीर पर, इधर पाकिस्तान पे जो है वो उसने कोई एजेंडा बनाया हुआ है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी या साजिशें करना। अब इन तमाम चीज़ों ने उनकी अपनी इकॉनमी में इस वक्त, और ख़ास तौर पे ये जो हम बात करें इंडियन एविएशन इंडस्ट्री है, इसको कितना नुकसान पहुँचा दिया है। और क्या वहाँ पर जो लोग हैं उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, ये भारतीय अवाम की आंखें नहीं खुल रही कि मोदी सरकार जो भारत को किस अंधेरे में धकेल रहा है?
असल में ये जिस बुखार में मुब्तला थे और जिस बुखार में मोदी ने और ये 5 के टोले ने इनको पिछले 12-13 सालों से मुब्तला किया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंखें खुलनी शुरू हो गई हैं। अभी उनको अभी तक यही बताया चला जाता रहा है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान से नफरत करना, पाकिस्तान से दुश्मनी करना, पाकिस्तान के साथ हर वक्त तनाज़ात को बढ़ाना, आपके ज़िंदगी का मकसद यही है, करते रहेंगे तो दुनिया में आपका नाम होगा। हालांकि इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती। ऐसा करके पाकिस्तान की अहमियत को दुनिया में मजीद बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो जब आपका तवज्जो इस तरफ होगी तो फिर इकोनॉमी की तरफ आपकी क्या तवज्जो होगी? ये तो हम एक सेक्टर की बात कर रहे हैं ना। एविएशन बहुत बड़ा सेक्टर है, जैसे रिजवान साहब ने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदुस्तान जैसा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी का मुल्क, उनकी अपनी एयरलाइन भी आपको पता है कुछ चंद साल पहले उनको प्राइवेटाइज करनी पड़ गई थी। तो इंडिया के इस तरह के जब हालात होंगे और इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपकी अंडर सीरियस थ्रेट होगी, उसके ऊपर क्वेश्चन रेज होंगे, तो इकोनॉमी पर तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और ओवरऑल दुनिया में आपका जो इमेज है बड़ा नेगेटिव जाता है, आपकी मैनेजरियल स्किल्स के ऊपर बड़ा नेगेटिव इमेज आता है, आपकी इकोनॉमी पे, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्रीज के साथ जैसे रिजवान साहब ने कहा बहुत सारे बिजनेसेस रिलेट होते हैं। उनकी ज़ाहिर है जो टेक्निकल लोग हैं उनका अपना काम है, जो उनका क्रू अपना काम है। और जैसे रिपोर्ट में कुछ अर्सा पहले मैंने भी जगह पढ़ा था कि उनके जो एयर क्रू है उनकी नींदें पूरी नहीं होती, नॉन प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं। ये मई में ये साबित हो गया कि बड़े बड़े फ्लीट इकट्ठे करने से, असले के अंबार लगाने से, जदीद तरीन हथियार लेने से, जदीद जहाज लेने से भाई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका प्रोफेशनलिज्म बेहतर नहीं होगी, जब तक आपकी अप्रोच ठीक नहीं होगी, जब तक उनको हैंडल करना ठीक नहीं होंगे। मोटिवेशन डी जनरेशन ओवरऑल सोसाइटी में इंडिया में नजर आती है। जिंदगी का कोई भी शोबा हो, कब तक लोगों की आंखें बंद करेंगे? भी फौज जैसे इदारे को भी उन्होंने इन खबरों से दूर रखने के लिए तो वापस सोशल मीडिया पर कदगने लगानी शुरू कर दी है। हर जगह अनरेस्ट है। इकोनॉमी वो शाइनिंग इंडिया वाली बात नहीं जो बेवकूफ लोगों को बताया था, इंडिया इज शाइनिंग। इंडिया क्या शाइन कर रहा है? अब बाय वर्च्यू ऑफ समथिंग अब G7 G8 के मेंबर अगर बन भी गए हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी इससे पहले कि लोग आपको उसी जगह धकेलते जहां पर आपको एक्चुअली होना चाहिए। इंडिया के अंदर ओवरऑल हालात, चाहे वो जॉब्स की बात कर लें या ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन की बात, अनसर्टेनिटी की कर लें, हालात इनके बहुत बुरे हैं। छुपा के रखते हैं चीजों को, आहिस्ता आहिस्ता खुलनी शुरू हुई हैं। अभी कुछ रिपोर्ट्स, अभी आप और मैं ये रिपोर्ट्स नहीं दे रहे, अगर आपने रिपोर्ट्स दी होती है कहते हैं जो पाकिस्तान हमसे दुश्मनी करता है। ये फाइनेंशियल टाइम्स की, वॉशिंगटन पोस्ट की, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स हैं, एक्सपोज हो रहे हैं। और इनकी इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स को वन बाय वन अगर आप देखें, रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। आप इनकी ओवरऑल इकोनॉमिक सेक्टर। अच्छा, यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है, जैसे कि अभी बाबर साहब ने भी बताया है कि ये जो एविएशन ये जो रेगुलेटर्स हैं उस पर जो सियासी दबाव है, जिस पे हमने बात की है बहुत सारी अभी, इसके होने के बावजूद जो है अब क्या आलमी मेयार पर कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? क्या अब ये जो एयरलाइन ट्रैवलिंग है भारत की, ये दुनिया भर में इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लग सकती हैं बाबर साहब? बिल्कुल लग सकती हैं, क्यों लग सकती है? इंसानों की जिंदगियों को खतरे में कौन डाल सकता है? एयर का सफर आपको पता है तो इज अ वेरी वेरी रिस्की जर्नी। और अगर पाकिस्तान में हम कुछ अर्से पहले ये गैर जिम्मेदाराना बयान की वजह से हमारी एयरलाइन के ऊपर अक्रॉस यूरोप पाबंदियां लगी थी जो कि आज तक हम भुगत रहे थे, इन पे क्यों लग सकती? इनके तो हादसात हुए हैं और इतने ज्यादा हादसात में 300 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं। बिल्कुल लग सकती हैं और मेरा ख्याल में लगनी भी चाहिए, बिकॉज इस तरह के नलायकों के हाथों में आप इंसानों की जिंदगियां देंगे तो ये तो कोई दुनिया में बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर इन लोग जो इंटरनेशनल सफर करते हैं, आप देखिएगा कि ये एक तरफ कहते हैं हमारी एयर इंडस्ट्री बहुत तरक्की कर रही है, बहुत एयरलाइंस है, नंबर ऑफ एयरलाइन से भाई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी बढ़ा लें आप। और इस तरह की रिपोर्ट जब दुनिया में पड़ेगी, देखेगी, तो फौरन कान खड़े हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है लग भी सकती हैं और इसमें कोई दो राय लगनी चाहिए भी। और हमें ये पता होना चाहिए कि जब एक दफा इस तरह की पाबंदियां लग जाएं तो उठते फिर देर लगती है, फिर आपको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। सर, कि अब ये जो भारतीय हुकूमत है, ये तमाम हादसा जो जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि ये तो एक आलमी जरीदा है, बड़ा एक मोतबर किस्म का जरीदा है और इसकी रिपोर्ट भी बड़ी अहम है, तो अब भारत जो है वो यकीनन अभी तक तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि जितने भी हादसा होते हैं उनकी न सिर्फ जिम्मेदारी कबूल भी नहीं करता बल्कि उसका जवाब भी नहीं देना पसंद करता। देखिए, जब जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, हादसा की तहकीकात की रोशनी में इक़दाम नहीं लेंगे, तो फिर ये कुछ होगा। जब आप आंखें बंद कर लेंगे, आप जब
जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करेंगे, जवाब भी नहीं देंगे, काउंटर मैयर्स भी नहीं लेंगे, तो भाई चीजें ठीक तो नहीं होंगी। और ये जवाब ना देने की आदत जो है, जो इनको पड़ी हुई है, ये इस तरह की आगे चल के काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये जवाब इसलिए भी नहीं देते, इनकी नालायकी है, इनकी नाअहली है, कैसे चीजों को कवर अप करेंगे। ये समझते हैं कि जब कवर अप नहीं करते तो खामोशी इख्तियार के जवाब ना दो। जब आप जवाब नहीं दे रहे, दुनिया आपसे जवाब मांग रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुस्तान के रहने वाले सफर तो नहीं करते, हिंदुस्तान में बहुत सारे गैर मुल्की सफर करते हैं। ये गुजरात में जो हादसा हुआ था, बहुत सारे गैर मुल्की थे, तो हर मुल्क को अपने शहरी की जिंदगी अजीज है, तो वो इनसे जवाब बिल्कुल मांग रहे हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आप दुनिया में आप एक मुल्क जरूर है, पर बैनुल अक़वामी दायरा कार के अंदर रहते हुए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन किताबें हैं, जो इंटरनेशनल डिफाइंड रूल्स हैं, चाहे वो एयर इंडस्ट्री है, जो कोई भी है, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है। और जब आप उनको फॉलो नहीं करते, आपके जो रेगुलेटर्स है अपना काम ठीक नहीं करते, तो फिर हादसे होते हैं। तो हादसों की रोशनी में फिर लोग आपको क्वेश्चन उठाते हैं, आप छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं, हर जगह चीजों को अननेसेसरी डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। यही आपकी आदत है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स तो होंगी, चीजें ठीक तो नहीं होंगी। आप अपने को खुद ही एक बंद गली में लेके जा रहे हैं। तो भाई दुनिया के जवाब दें, मैयर्स लें, आंखें खोलें और लिव अप टू द सिचुएशन, रियलिटीज ऑफ ग्राउंड। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। और यकीनन भारत का जो एविएशन बहरान है वो अब दुनिया के सामने जो है वो आया हो चुका है, और यकीनन ये गवर्नर्स बहरान भी है। और मोदी सरकार जो है यहाँ पर भी अपनी इस इंडस्ट्री को भी एक सियासी दबाव के तहत ही चला रही है। सो अब इसको छुपाना जो है आलमी दुनिया के लिए मुश्किल हो गया है। मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।